नमस्कार, मैं डॉक्टर निकुंज डडानिया हूँ। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में। आज मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जोड़ों में सूजन होना। हम लिटरली इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश से हिंदी में तो आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं? तो इनके हम देखें तो 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं, बट मोटे मोटे टाइप्स हम देखें कि जो कॉमनली हम 90-95% मरीज़ में देखते हैं, सबसे जो कॉमन होता है वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में संधिवा या गठियावा कहते हैं। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो उम्र के हिसाब से या घिसावट की वजह से होता है। थर्ड होता है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, मतलब कि कमर का गठिया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसको बोलते हैं वो। चौथा कॉमनली चीज़ होता है सोराइटिक आर्थराइटिस, मतलब कि सोरियासिस की वजह से आर्थराइटिस जो होता है वो। पांचवा कॉमन आर्थराइटिस जो होता है जिसको हम गाउट कहते हैं हिंदी में, जिसको गठियावाई कहते हैं, या यूरिक एसिड की वजह से जो आर्थराइटिस होता है, तो ये पांचवा आर्थराइटिस है। और कुछ जो आर्थराइटिस होते हैं उसमें जोड़ों के अलावा ज़्यादातर दूसरे ऑर्गन्स पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एसेली करके बीमारी होती है, उसमें चमड़ी पे, बालों पे, मुंह में छाले होना, ये सब ऑर्गन्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कुछ बीमारियां होती है जिसको हम एसेली कहते हैं, कुछ बीमारियां होती है जिनको हम वास्कुलाइटिस कहते हैं कि जिसमें जोड़ों पे तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ जो खून की पतली जो नसें होती हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी वजह से बाकी अवयवों पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये आर्थराइटिस के कुछ मुख्य प्रकार हैं। ये अगला सवाल आता है कि ये आर्थराइटिस होते क्यों हैं? क्या कुछ खान पान से होते हैं या कुछ लापरवाही से होते हैं? तो जवाब है ना तो ये कोई खान पान से होते हैं, ना तो कोई लापरवाही से होते हैं। आर्थराइटिस होने का रीज़न हम साइंटिफिकली बोले तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपके ही सामने काम करने लगी है। इम्यूनिटी का सामान्य फंक्शन हम देखें तो इम्यूनिटी क्या काम करती है? तो इम्यूनिटी एक टाइप का आप सोच सकते हो कि ये बॉर्डर पे खड़े सिपाही की तरह है। ये आइडेंटिफाई करती है कि अपना कौन है और पराया कौन है। जैसे बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हुआ, जैसे कि किसी को कोरोना अंदर घुसा, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो अपने बॉडी का पार्ट नहीं है और उसको पकड़ेगा, उसको ख़त्म करेगा। तो जैसे बॉर्डर पे सैनिक खड़ा है वो भी आइडेंटिफाई करता है कि घुसपैठ कौन कर रहा है, उसको गिरफ्तार करेगा, उसको पकड़ेगा, अपने बंदों को कुछ नहीं करेगा। सेम वे इम्यूनिटी भी ऐसा ही करती है कि वो आइडेंटिफाई करती है कि अपना कौन है और पराया कौन है। जो पराया है उसको पकड़ के उसका नाश करेगा। ये ऑटोइम्यून बीमारियों में होता यह है कि जो इम्यूनिटी है वो पराये का तो नाश करती है, बट कुछ उसको जो पहचानने वाली मैकेनिज्म है उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसकी वजह से वो अपने कुछ ऑर्गन्स को पराया समझने लगती है और उसके ऊपर अटैक करती है। जैसे लश्कर होता है, बगावत पे उतर आए तो क्या होता है, अपने बंदों को मारता है। सेम वे ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें जो अपनी इम्यूनिटी है वो किसी वजह से मिस रिकॉग्नाइज करने लगती है और अपने ऑर्गन्स के सामने वो फाइट करने लगती है। तो इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। ये एग्जैक्टली होता क्यों है, मतलब कि इम्यूनिटी है वो मिस रिकॉग्नाइज क्यों करने लगी है, वो अभी तक उसका कोई एग्जैक्ट रीज़न पता चला नहीं है और उसके ऊपर साइंस में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। दूसरा होता है कि इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे सामान्य इसका लक्षण है जोड़ों में दर्द होना। अब दर्द भी कब होता है? जब बंदा सुबह सो के उठता है तब मैक्सिमम दर्द रहता है कि जब सुबह उठेगा तो जोड़ पकड़े हुए हैं, जोड़ एकदम स्टिफ हो रखे हैं, ना तो उससे जोर से मुट्ठी बंद हो पाएगी, ना आटा गूंद पाते हैं, ना कपड़ा निचोड़ पाते हैं। बट जैसे जैसे दिन निकलता है, थोड़ा काम कर लेते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो जाता है तो जोड़ थोड़े फ्री होने लगते हैं। तो ये आर्थराइटिस का सबसे सामान्य लक्षण है कि जोड़ों में दर्द होना, मैक्सिमम सुबह होना, जोड़ों में साथ में अकड़न होना, और जैसे जैसे काम करो या जैसे जैसे थोड़ी एक्टिविटी करो तो जोड़ों में से दर्द खत्म होते जाना।
तो ये आर्थराइटिस का सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है कि क्या ये बीमारी सिर्फ जोड़ों में ही रहती है या कोई और ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकती है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, कुछ गठिया होता है वो सिर्फ जोड़ों के लिए लिमिटेड रहता है। कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं कि जिसमें जोड़ तो इफेक्ट होते ही हैं, बट जोड़ों के साथ में दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट होता है। जैसे एसेली करके एक आर्थराइटिस होती है, या जिसको लूपस भी कहते हैं, उसमें जोड़, साथ में चमड़ी, साथ में बाल, मुंह में छाले होना, और कुछ लोगों की किडनियों पर भी असर पड़ता है। दूसरा एक आर्थराइटिस होता है कि जिसको हम शोग्रेन सिंड्रोम कहते हैं। उसमें जो मेन लक्षण होता है वो होता है मुंह में सूखापन होना, आँखों में सूखापन होना। सूखापन का मतलब ये है कि मुंह में आपको लगे कि बार बार प्यास लग रही है, आप बात करो तो भी पानी पीना पड़े, खाना खाओ तो भी पानी पीना पड़े। आँखों में सूखापन का मतलब ये होता है कि आँखों में बार बार खुजली आना, या लगे कि धूल पड़ी है या मिट्टी पड़ी है, ऐसी चीज़ होना। सो ये ड्राइनेस माउथ में हो रही है, ड्राइनेस आई में हो रही है, साथ में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो हम कुछ टेस्ट करा के फिर डायग्नोज करते हैं कि ये शोग्रेन सिंड्रोम है। कुछ और वैरायटी के आर्थराइटिस होते हैं जिसको हम वास्कुलाइटिस कहते हैं। वो जैसे मैंने शुरू में बताया, वास्कुलाइटिस का मेन फीचर ये होता है कि ये जो खून की छोटी या मोटी जो नलियाँ हैं उनकी दीवारों में सूजन लाती है। जैसे आर्थराइटिस में मेन फीचर होता है जोड़ों में सूजन, सेम वे इसमें जो मेन फीचर होता है वो ब्लड की जो नसें हैं या ब्लड की जो नलियाँ हैं उसमें सूजन आती है। तो उसके हिसाब से उसका लक्षण आता है। जैसे किसी किसी के लंग्स में जो सूजन आती है तो उसकी वजह से लंग्स में कफ आता है, कई लोगों को बलगम में खून भी आता है, और उसके साथ जोड़ों में दर्द होते हैं। तो ये कुछ टाइप के वास्कुलाइटिस होते हैं, उसके लक्षण हैं। अगला जो बताया कि सोराइटिक आर्थराइटिस, तो उसमें जोड़ों में दर्द के साथ साथ सोरियासिस बनता है। सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है जिसमें बड़े बड़े लाल लाल पैच बनते हैं, उसके ऊपर खुजली चलती है, उससे सफ़ेद पपड़ी छूटती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं कि जिसमें जोड़ों के अलावा बाकी ऑर्गन्स पे भी प्रभाव पड़ता है। अब आगे सवाल आता है कि ये आर्थराइटिस होता है तो इसका हम डायग्नोसिस या निदान कैसे करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है निदान करने में वो होता है लक्षण को स्टडी करना कि क्या क्या सिम्टम्स है आपको। दूसरा होता है आपको एग्जामिन करना, मतलब कि आपके जोड़ों को देखना, महसूस करना, फील करना कि कौन कौन से जोड़ों में सूजन है, ज़्यादा पैरों में है, ज़्यादा हाथों में है, छोटे जोड़ों में है, बड़े जोड़ों में है, साथ साथ में चमड़ी में कोई दिक्कत है कि नहीं, माउथ में कोई दिक्कत है कि नहीं। सो ये सब एग्जामिन करने से थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि ये कौन सी वैरायटी का आर्थराइटिस है। ये अंदाज़ा आने के बाद हम सिलेक्टिव आर्थराइटिस के टेस्ट कराते हैं, उससे वो पक्का डायग्नोसिस हो जाता है कि ये इस वैरायटी का आर्थराइटिस है। कुछ आर्थराइटिस ऐसे होते हैं कि जिसके डायग्नोसिस के लिए हमें एक्सरे या एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे कमर का गठिया है, वो कई बार खून में पकड़ में नहीं आता है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए हमें कमर का एमआरआई करना पड़ता है। कई बार ये भी सवाल आता है कि अब कोई भी आर्थराइटिस खून में नहीं आ रहा है और बंदा जोड़ों से परेशान है, तो ऐसा बहुत बार होता है। 20 to 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जोड़ों में सिम्टम्स है या उनके और सिम्टम्स है जो आर्थराइटिस के सजेस्टिव है, बट उनको ब्लड टेस्ट में कुछ पॉजिटिव नहीं आता है। आर्थराइटिस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे जितने भी लेवल के टेस्ट करा लेते हैं फिर भी नहीं मिलता है। उनको हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। सीरो नेगेटिव का मतलब ये है कि ब्लड में आर्थराइटिस पकड़ में नहीं आ रहा है बट जोड़ों पे प्रभाव है, उसको भी हम गठिए की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लड में नहीं मिल रहा है तो मुझे आर्थराइटिस नहीं है। ऐसा होता है 20 to 30% मरीज़ में ब्लड में आर्थराइटिस नहीं होता, बट फिर भी आर्थराइटिस होता है, बट सिर्फ जॉइंट्स में रहता है। आगे सवाल आता है इनकी दवाइयाँ क्या है। तो इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जो कॉमन दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं उसको हम मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, सल्फासेलेजिन कहते हैं। पिछले 10 सालों में बहुत सारी नवी दवाइयाँ भी बनाई है साइंस ने जो टारगेटेड थेरेपी से। टारगेटेड का मतलब है कि जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे वो हमला करती है। तो ये टारगेटेड दवाइयाँ जो है उसमें टोफासिटिनिब का समावेश होता है। कुछ और दवाइयाँ हैं जिसको हम बेरिसिटिनिब कहते हैं, और कुछ आर्थराइटिस के इंजेक्शंस हैं। अब ये सवाल आता है कि
इंजेक्शंस किसको चाहिए और दवाइयाँ किसको चाहिए। तो ये बीमारी कितनी है उसके ऊपर डिसाइड होता है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, दवाई से कंट्रोल हो रहा है तो इसको फिर इंसुलिन हम नहीं देते हैं। सेम वे अर्थराइटिस जिसका दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है उनको हम इंजेक्शंस या आगे वाली जो टारगेटेड दवाइयाँ हैं वो नहीं देते हैं। टारगेटेड दवाइयाँ उनको चाहिए कि जिनकी बीमारी है सादी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही। आगे ये सवाल आता है कि ये जो गठिए की बीमारी है क्या ठीक हो सकती है। बिल्कुल इसका जवाब है ठीक हो सकती है, बट ये जड़ से नहीं मिटती है। 95% केसेस में ये देखा गया है कि ये बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं बट जड़ से मिटा सकते नहीं है। ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड जैसी बीमारी है कि जिसको हम दवाइयाँ देके कंट्रोल कर सकते हैं बट जड़ से नहीं मिटा सकते। जैसे हम डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करें तो लंबे टाइम तक लाइफ अच्छी रहती है, बाकी ऑर्गन्स पे असर नहीं पड़ता है। सेम वे आर्थराइटिस को भी हम अच्छा कंट्रोल करें दवाइयों के ज़रिए तो जोड़ों को नुकसान नहीं होता है, जोड़ अच्छे रहते हैं, बॉडी परफेक्ट काम करती रहती है और बाकी ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ मरीज़ आके पूछते हैं कि ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी होगी। हाँ, 95% केसेस में ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी होती है। ये दवाइयाँ कंट्रोल करती है, बीमारी को जड़ से मिटाती नहीं है। फिर आगे सवाल आता है कि ये ज़िंदगी भर लेनी है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। बिल्कुल हर एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तभी तो उसको हम दवाइयाँ मानते हैं, खुराक नहीं मानते। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं। जैसे कि 1000 या 10,000 मरीज़ को देते हैं तो 1 या 2 को दिक्कत करता है, तो बाकी कोई लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। और साइड इफ़ेक्ट्स हो उसको जल्दी से हम पकड़ें उसके लिए इसका हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो पहले 1 महीने के बाद एंड देन एवरी 2 to 3 मंथ, मतलब कि 2 या 3 महीने पे उसका बॉडी का चेकअप करते रहते हैं कि कोई दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होती है। यदि हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहे और प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ट्रीटमेंट करते रहे तो ज़्यादातर केस में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है खान पान। तो लोग आके पूछते हैं कि साहब क्या खाएं कि जिससे ये गठिए को हम कंट्रोल करें या क्या ना खाएं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको खा के हम गठिए को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि खट्टी चीज़ें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो कॉमनली साइंस ये कहता है कि खट्टी चीज़ खाने से या कोई भी चीज़ खाने से अर्थराइटिस बढ़ता नहीं है। बट यदि आपने ये महसूस किया है कि कोई एक चीज़ खाने से आपका अर्थराइटिस बढ़ रहा है तो बेहतर है कि उसको आप छोड़ो। बट फ्रॉम साइंस कोई भी चीज़ खाने का मनाही नहीं है। एक ही चीज़ होती है कि जिससे ये गठिया कोई भी वैरायटी का अर्थराइटिस जो है वो आपका बढ़ता है, वो है तंबाकू। तो तंबाकू किसी भी रूप में, जैसे कि आप चबा रहे हो या आप स्मोक कर रहे हो, तो उसको छोड़ना चाहिए, उससे ये अर्थराइटिस बढ़ता है। आगे सवाल होता है कि क्या ये मेरे फैमिली में या मेरे बच्चों को भी हो सकता है। हो सकता है। ये कुछ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इन बीमारियों में रहता है। रफली हम देखें तो 10 to 20% जेनेटिक कंट्रीब्यूशंस रहता है बीमारियों का। 90 to 80% लोगों में ये जेनेटिक में नहीं जाती है, तो कुछ कंट्रीब्यूशंस रहता है। बट बच्चों को ये बिल्कुल नहीं बताना है कि आपको भी गठिया हो सकता है, या उनका कोई प्रोफाइलेक्टिक टेस्ट नहीं कराना है कि चलो छोटा है तभी से हम टेस्ट करा ले तो कुछ उसको दवाई देनी हो, तो ऐसा नहीं है। जब उनको सिम्टम बनता है तभी उनका टेस्ट कराना चाहिए और तभी उनकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको करके अभी से हम गठिए को रोक पाए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अर्थराइटिस है और मेरा रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो मैं मेरे बच्चे का भी अभी से करा लूँ, क्योंकि अभी से करा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ नहीं है कि जिससे हम गठिए को बनने से रोक पाएँ। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, योग प्राणायाम करते रहने हैं और हेल्दी डाइट लेना है कि जिसमें फ्रूट वेजिटेबल सब चीज़ हो। धन्यवाद।